कॉल करो। हेलो, महात्मा सर जुड़े हुए हैं क्या? अरे सामने स्क्रीन पर देखो यार। सर मुझे आप दिख नहीं रहे हैं। हाँ अच्छा, नहीं दिख रहे हैं, आप उनको कॉल कीजिए, वो आ जाएंगे। अच्छा ठीक ठीक, एक मिनट, मेरी तकनीकी खराबी थी यहाँ पर। जी जी, कोई समझ बात नहीं, कोई बात वो नहीं। राहुल अरे के नहीं। भाषण में भावुक हो गया है। कोई बात नहीं, कोई बात उसके बाद मैंने नाम पुकारा, अमिश का नाम पुकारा, शीतांशु का, मुझे लगा शायद मेरी आवाज ही नहीं जा रही है, ऐसा कुछ है, पता नहीं क्या है। खैर, महात्मा भैया अगर हैं तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक हमें अध्यक्ष मिल गया है, और अध्यक्ष का ये काम होता है कि वे समस्त कार्यक्रम पर एक तरह से एक उसको सामाजिक स्वरूप देते हुए, समेटते हुए, और अपनी बात भी रखेंगे। और महात्मा भैया तो हम लोग के साथ, मैं क्या बताऊं, कुछ प्रसंग हैं, मैं एक चर्चा करना चाहता हूँ छोटे से प्रसंग की। महात्मा भैया इतने जिंदा दिल इंसान हैं, शायद उतने जिंदा दिल इंसान मैंने जिंदगी में बहुत कम देखे हैं। उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट हमेशा रहती थी। अजय उनका रूममेट था, तो हम लोग जब भी अजय के यहाँ जाते थे तो महात्मा भैया से हमने बहुत कुछ सीखा भी है, जैसे कि कंप्यूटर को पहली बार ठीक से चलाना मैंने महात्मा भैया से सीखा, उनके कमरे में ही सीखा। इसके लिए भैया मैं हमेशा याद रखूंगा इस चीज को। और अजय, जिस तरीके से अजय और आप बात करते थे अवधी भाषा में, तो बड़ा अच्छा लगता था, और आप लोग हमेशा हंसते रहते थे। उससे भी हमने ये सीखा कि परिस्थितियां कैसी भी हों, विपरीत हों, जैसे अभी हो गई थी तो भी हंसते रहना चाहिए। क्या बात है। जी, तो अब मैं क्षमा के साथ आपको बुलाना चाहता हूँ कि आप हमारे इस मंच पर आए, और समस्त हमारे जितने लोग जुड़े हुए हैं, आपका एक विषय भी बहुत अनूठा है, तो उस विषय पे आप बोलेंगे भैया। मेरी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन है सामने क्लियर? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है, आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार पहले ही व्यक्त कर देता हूं मैं चंदन का भी, नीलांबुज का, शीतांशु का, अमिश का, जितने भी हमारे जूनियर्स हैं, अभिषेक, सिफारिका, वंदना, नाम सबका तो गिनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम लोगों ने हमें जीवित रखा है। बस यही कहूंगा कि तुमसे ही मैं जीवित हूं, तुम में ही हूं, तुम्हारे आसपास हूं, और जितना मैं तुम लोगों को अपने करीब पाता हूं उतना शायद अपने बैच से भी मैं नहीं जुड़ा रहा, बहुत कम था, कुछ 2-4 फ्रेंड्स ही थे जेएनयू में जिनसे मतलब बहुत ज्यादा मैं घुला मिला था, और इससे कहीं ज्यादा मैं अपने जूनियर्स से ताल्लुक रखता था, लगाव रखता था, उनसे घुला मिला था। मैं एक तो प्रतीक्षा थोड़ा करना पड़ा मुझे, तो उससे तो यही लगा कि एक याद आ गई उसके कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कि हमें तो अपनों ने लूटा, तो लूटा तो नहीं यहाँ, लेकिन मुझे इंतजार करना पड़ा। मैं सुबह से ही इसी एक कौवे वाली चेष्टा की तरह मतलब लगाए हुए कि अभी मुझे बोलना है, अभी मुझे बोलना है, और बोलने में इतना सर, और उसके बाद सर, बस यही इतना बस सर राहुल द्रविड़ बन गए थे अभिमन्यु भाई, टेस्ट मैच नहीं, खेलने कोई बात लगे नहीं, थे। वो लंबी पारी खेल गए और नॉट आउट रहे, वो कोई दिक्कत नहीं। उसका मुझे वो नहीं है, लेकिन ये है कि बस इतना ही याद आता रहा कि समय गवाह है, बेचैनी आगे की राह है, तो मेरी बेचैनी अभी बढ़ रही थी कि कब बोलने को मिलेगा। तो इसलिए शुक्रिया नीलांबुज। मैं जो विषय आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ वो एक थर्ड जेंडर पर आधारित है, किन्नर विमर्श और सामाजिक न्याय, जिसमें मैं कुछ बातें किन्नर विमर्श के उद्भव को लेकर के या उसके जो उनकी परिस्थितियां हैं, उनके जो आयाम हैं, उनको लेकर के बोलूंगा। 2-3 बहुत समय नहीं लूंगा, मुश्किल से 15-20 मिनट का समय लगेगा, और 2-3 उपन्यास हैं जो बहुत महत्वपूर्ण लगे मुझे, उसका थोड़ा सा उल्लेख करूंगा, उसके बाद उसका निष्कर्ष दूंगा। और किन्नर आज हमारे समाज का या हमारी कहिए भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। सदियों पुराने हम जो हमारा इतिहास रहा है, उस इतिहास के केंद्र में रहे हैं किन्नर, चाहे वो आप
संस्कृत साहित्य में आप जाइए, पाणिनि को ले लीजिए, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में ही किन्नरों के बारे में थोड़ा-सा उल्लेख किया। किन्नर ही क्या, उन्होंने स्त्री, पुरुष और किन्नर तीनों के भेद के बारे में थोड़ा-सा बताया है कि उसकी चर्चा उन्होंने इस संदर्भ में की है कि वक्ष और केश वाली को स्त्री, रोम वाले को पुरुष, और जिसमें इन दोनों का अभाव है उसे किन्नर माना है। उसे हिजड़ा शब्द का भी थोड़ा प्रयोग अगर यहाँ करूं तो, हालांकि मुझे ये शब्द खटकता है, मुझे बहुत बुरा लगता है हिजड़ा कह करके किसी को बुलाना, तो वो अजीब लगता है। मैं अपनी बात एक गीतिका वेदिका करके कवित्री हैं, कवित्री क्या गीतकार हैं, वो बहुत बढ़िया गीत लिखती हैं, तो उनकी गीत को मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बाद अपनी बात कहूंगा। अधूरी देह क्यों मुझको बनाया, अधूरी देह क्यों मुझको बनाया, बता ईश्वर तुझे ये क्या सुहाया। अधूरी देह क्यों मुझको बनाया, बता ईश्वर तुझे ये क्या सुहाया। किसी का प्यार हूं ना वास्ता हूं, किसी का प्यार हूं ना वास्ता हूं, ना तो मंजिल हूं मैं ना रास्ता हूं। कि अनुभव पूर्णता का हो न पाया, कि अनुभव पूर्णता का हो न पाया, अजब यह खेल रह रह धूप छाया। अधूरी देह क्यों मुझको बनाया, अधूरी देह क्यों मुझको बनाया, बता ईश्वर तुझे ये क्या सुहाया। आगे की पंक्तियां हैं, नहीं नारी हूं मैं और नर नहीं हूं, नहीं नारी हूं मैं और नर नहीं हूं, विवश हूं मूक हूं पत्थर नहीं हूं, जिसे मौका मिला उसने सताया, सभी ने रक्त के आंसू रुलाया, सभी ने रक्त के आंसू रुलाया। अधूरी देह क्यों मुझको बनाया। बहिष्कृत और तिरस्कृत त्रासदी हूं, बहिष्कृत और तिरस्कृत त्रासदी हूं, भरी जो पीर से जीवन नदी हूं, मिलन सागर को ही कबरा से आया, वही एकाकीपन मुझ में समाया। अधूरी देह क्यों मुझको बनाया, बता ईश्वर तुझे ये क्या सुहाया। तो जो ईश्वर के प्रति, ईश्वर से एक गुहार लगाई गई है यहाँ किन्नरों के माध्यम से, थर्ड जेंडर के माध्यम से, इन पंक्तियों में उनकी संवेदना की गहराई में जा करके हम उनके यथार्थ को और उनकी पीड़ा को और उनके व्यथा कथा को हम देखते हैं। एक एक पंक्ति बड़ी मार्मिक लगती है, तो लगता है कि हाँ, इनका जीवन भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गया है। लोग इन्हें अपने साथ नहीं जुड़ते हुए देखना नहीं पसंद करते हैं या नहीं जोड़ना चाहते हैं। ये एक तरह की विडंबना है, त्रासदी है, इसे हमें दूर करना है। कुछ चीजें और हैं, जैसे रामायण में भी किन्नर का उल्लेख हुआ है। जब राम जी वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उस समय उनके पीछे पीछे अयोध्या के बहुत सारे जो थे नगरवासी, वो भी पीछे पीछे चल दिए। उसमें जब आगे निकल गए तो राम जी ने उनको वापस लौटने का आदेश दिया, तो उनके मुंह से इतना ही निकला कि जो नर और नारी हैं वो वापस लौट जाएं। तो किन्नरों के विषय में कुछ कहा नहीं, जबकि उसमें उस समय भी राजाओं में भी किन्नरों का बड़ा प्रचलन था। तो वो लोग वहीं रुक गए। 14 वर्ष बाद जब वो लौटे तो पता चला कि अरे ये तो हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई, और क्या हो गया। तो उनसे पूछा उनका वहां रुकने का कारण, तो उन्होंने बताया कि प्रभु आपने तो बस नर और नारी को आदेश दिया था, हमें तो कोई आदेश मिला ही नहीं था कि मैं वापस जाऊं या इस तरह से मैं करूं। तो आज ये कहा जाता है जगत का कोई भी प्राणी हो, चाहे वह देवता हो, सुर हो, असुर हो, नर हो, नाग हो, नपुंसक हो, कुछ भी हो, लेकिन जो ईश्वर को भगवान राम ने ये कहा है, जो ईश्वर को या मुझे जो भजता है वह मुझे सर्वप्रिय है, वो किन्नर ही क्यों ना हो, है ना। तो ये बातें थोड़ी सी लगती हैं कि हाँ, उनको भी महत्व दिया जाना चाहिए। महाभारत से लेकर के और भी उसमें शिखंडी का जो प्रकरण आता है, बड़ी लंबी कहानी है। अभी हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी, अंबा नहीं मैं भीष्मा, तो उसमें भीष्मा मतलब अंबा से है। अंबा जो कि भीष्म पितामह अपनी पुत्रवधुओं के लिए पुत्रों के लिए एक पुत्रवधुओं का चयन करने के लिए जाते हैं काशी नरेश के पास, उन्हें उठा करके लाते हैं, और 2 लोग तो तैयार हो जाती हैं विवाह के लिए, लेकिन अंबा तैयार नहीं होती है। अंबा क्योंकि किसी और की प्रेयसी है, किसी और को पसंद करती है, तो उन्होंने मना कर दिया। बाद में जब वो वापस काशी नरेश के पास पहुंची तो वहां भी उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं भी अब आपको नहीं अपना सकता। फिर लौटकर वो आती हैं भीष्म पितामह के पास, पितामह भी मना कर देते हैं कि मैंने तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। उसी समय जो अंबा है, अंबा अपने मन में ठान लेती है इनका वध करने का, कि मतलब मैं ही इनकी मृत्यु का कारण बनूं।
और घोर तपस्या के बाद वो जाकर के किन्नर के रूप में द्रुपद के घर में ही जन्म लेती है और उनकी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनती है। हालांकि वो पितामह स्वयं ही बताते हैं कि एक किन्नर ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो इस तरह से ये आता है थोड़ी सी बात हिजड़ा शब्द को लेकर के। जो हिजड़ा शब्द आया है हमारे साहित्य में, हिजड़ा उर्दू का शब्द है जो कि जिसका अर्थ है एक कबीले को छोड़ना। जब हम एक कबीले को छोड़ते हैं तो उसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है। मूलतः ये अरबी भाषा का हिज्र शब्द है। हिज्र से हिजड़ा बना है, उसके बाद हिजड़ा आया है। इसकी उत्पत्ति थोड़ी सी इस तरह से है। कुछ भारतीय संस्कृति के जो प्रमुख ठेकेदार हैं वो इस अमूल्य धरोहर को बचाने में असमर्थ रहे हैं और उनका जो ये रहा है कि समय के साथ इन्हें न्याय नहीं दिला सके। जो समय के साथ इन्हें न्याय मिलना चाहिए था, जो इन्हें स्थान अपने घर परिवार या समाज में मिलना चाहिए था, वो इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। इस दंश को भी वे आज झेल रहे हैं। किन्नरों के बिना भारतीय संस्कृति हमारी जो है वो अधूरी सी नजर आती है। आज किन्नर का एक और पहलू ये है कि जैसे जब हम कहते हैं एक मच्छर आदमी को, नाना पाटेकर की फिल्म का संवाद है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, यहाँ उनकी तालियों का एक तरह से देखा जाए तो मजाक बनाया गया है, जबकि उनकी ताली में ही उनकी पीड़ा छिपी हुई है, वो मजाक नहीं है। और उस पीड़ा को यहाँ अगर कहा जाए तो इस संवाद के माध्यम से नाना पाटेकर यह भी दर्शाना चाहते हैं कि जो हमारा पुरुषत्व है वह कहीं न कहीं इस संवाद के माध्यम से पता चलता है कि हमारे पुरुषत्व को सिर्फ एक सेक्स पावर से ही पहचान मिली है। ऐसा नहीं है। कुछ हमारी मानवीय संवेदनाएं हैं, हमारे भीतर दया है, करुणा है, क्षमा है, प्रेम है, शक्ति है। इसके माध्यम से भी पुरुष को पुरुष होने का गौरव प्राप्त होता है, उसका एहसास दिलाता है। एक अमेरिकी फोटोग्राफर हैं, जिल पीटर्स करके हैं, उन्होंने भारतीय किन्नरों को लेकर के एक बहुत बड़ा फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट तैयार किया है और उसमें किन्नरों के साथ अपने अनुभव को साझा किया है। वो बड़ा दिलचस्प है। और एक उनके विषय में और है कि यह जो विमर्श की लड़ाई है, थर्ड जेंडर के विमर्श की जो लड़ाई है, उसकी एक सर्वमान्य पहचान जो है वह उच्चतम न्यायालय तक पहुंची है और उसमें सफलता भी मिली है। 15 अप्रैल 2014 की यह घटना है जब उच्च न्यायालय द्वारा तीसरे जेंडर को एक मान्यता मिली, उसे पिछड़े वर्ग में उन्हें शामिल किया गया और यह एक ऐतिहासिक फैसला उनके पक्ष में आया, जिसको लेकर के एक बहुत बड़े कथाकार या कहिए आत्मकथाकार कहिए, वो भी किन्नर ही हैं, यही मुंबई में रहते हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी नाम है उनका। तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का कहना है कि हमें इस बात की, इस ऐतिहासिक फैसले को जो है हम बड़े खुशी जो है ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो लैंगिक समूह का एक समानता और बराबरी का अधिकार है वो हमें नहीं मिला है अभी भी। उसके लिए अभी हमें काफी लंबा रास्ता तय करना है और जिसके लिए हम किन्नरों को और बाकी समाज के लोगों को भी, जो सामाजिक न्यायकर्ता हैं या और भी लोग हैं, उन्हें भी हमें साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, अपनी बातों को कहना होगा। हिंदी साहित्य में अगर बात की जाए तो देर से ही सही, लेकिन किन्नर विमर्श के लेखन की शुरुआत हो चुकी है। बड़े व्यापक फलक पर रचनाएं आ रही हैं किन्नर विमर्श से संबंधित। मैं स्वयं उसका पाठक रहा हूं और लगभग किन्नर साहित्य पर जितनी भी रचनाएं आज लिखी गई हैं, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, आत्मकथाएं हो या फिर लेख भी हो, आजकल लेख भी बहुत ज्यादा लिखे जा रहे हैं किन्नर विमर्श को लेकर के। उसका भी जो पठन पाठन वाला सिलसिला है उससे मैं रूबरू होता रहता हूँ। उसे पढ़ने में मुझे बड़ा आनंद, पता नहीं क्यों, अब चाहे एक विमर्श के रूप में ले लीजिए या जैसे भी, या मेरा एक ऐसे शहर में रहने से मेरा लगाव जो है, जुड़ाव जो है, जहाँ किन्नरों की संख्या, जहाँ किन्नर बहुसंख्यक में पाए जाते हैं। मुंबई में बहुत सारे किन्नर हैं और तरह तरह के तरीके से उनका जीवन यापन होता है। उनको देख करके मेरे मन में ये विचार आया कि इन पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो लिखा पढ़ा जाना चाहिए। तो मैंने किन्नर विमर्श को उठाया, किन्नर साहित्य को उठाया और मैंने देखा कि वैसे तो देखा जाए एक किन्नर का जो पहलू है वो हमारे साहित्य में सगुण निर्गुणवाद या प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और इस तरह का कोई साहित्यिक राजनीतिक उसकी व्यवस्था नहीं है और ना तो विकसित हो पाई है और ना ही वो महसूस की गई है।
हमारे समाज में। फिर भी बहुत कुछ लिखा गया है। जैसे अभी मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की चर्चा की। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अपनी जो किन्नर विमर्श पर एक आत्मकथा लिखी है, बड़ी बेजोड़ आत्मकथा है। उसे कभी अवसर मिले तो आप लोग जरूर पढ़िए। सर्वप्रथम तो वो 2012 में प्रकाशित हुई थी और उसका जो मूल टेक्स्ट है वो मराठी में है, मी हिजड़ा मी लक्ष्मी। बाद में शशिकला राय जी ने उसका हिंदी अनुवाद किया, मैंने हिंदी अनुवाद उसका पढ़ा। महाराष्ट्र में रहता जरूर हूं, लेकिन मराठी से मेरा कोई अभी तक लगाव और जुड़ाव सरोकार बन नहीं पाया है और शायद बनेगा भी नहीं। क्योंकि उस तरह की मतलब मानसिकता बन ही नहीं पाती है कि कुछ अलग हटके सीखूं या करूं। इसी हिंदी में ही डूबना है, डूब जाना है। तो उन्होंने जो आत्मकथा लिखी है बहुत हृदय विदारक है। एक तरह से कहिए हृदय का एक एक जान लीजिए तोड़ करके रख देता है। वो इतना प्रभावपूर्ण, इतना प्रभावशाली है कि उसमें जब आप पढ़ेंगे ना तो आप डूब जाएंगे। लगेगा कि अभी एक पेज दो पेज पढ़ा हूं तो इसको समाप्त करके ही उठूं। वो रचना उनकी बहुत अच्छी रही है जिसका उन्होंने उल्लेख किया है। थोड़ा बहुत उनके बारे में मैं एक और बता दूं दिलचस्प बात कि वे जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, यहाँ किन्नर के महाराष्ट्र में मेयर भी रह चुके हैं। बाद में उन्होंने जो हम लोग देखते हैं बिग बॉस रियलिटी शो जाता है, बिग बॉस से सीजन 5 में वो प्रतिभागी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। उसके अलावा भी जो टीवी सीरियल्स में है, सच का सामना आता था बहुत पहले हम लोग देखते थे, या 10 का दम, या राज पिछले जन्म का, ये सारी चीजें उन्होंने यथार्थ में, रियलिटी में, उस शोज में दिखाया है। और उन्हें किन्नर होने का बहुत बड़ा अभिमान भी है, उसका गर्व भी है, उसका गुरूर है। उस गुरूर को वो कायम रखना चाहते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उन्हें परिवार से सपोर्ट मिला। यही स्थिति मैं बताना चाह रहा था कि आज जो किन्नर की दशा है वो हमारे परिवार और समाज से ही हमें मिल सकती है। उनकी स्थितियों के बारे में हम जान सकते हैं। बिना उनके जीवन में उतरे, बिना उन्हें पढ़े, बिना उन्हें लिखे, बिना समझे हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले तो उसके लिए जो जिम्मेदारी है वो हमारे परिवार की बनती है कि हम उन्हें किस रूप में अपनाते हैं। हम उन्हें अपने घर में रखते हैं या किन्नरों के डेरे को सौंप देते हैं। जो किन्नर का डेरा होता है उसे हम सौंप देते हैं। तो ये स्थिति बनती है। कभी कभी हमें उस परिवार की स्थिति पर छोड़ देना चाहिए। इस संदर्भ में एक अमेरिकी कवि शॉरेन रफेल हैं, वो 2017 में एक कविता उनकी आती है। उसमें वे लिखते हैं कि उन्होंने अपनी व्याकुलता को व्यक्त किया है कि जो थर्ड जेंडर है वह मनुष्य होने के परिप्रेक्ष्य में अपना व्यक्तित्व कैसे पहचानता और जानता है। इसी क्रम में उसके पहले ही 2011 में एक और मोसेस समानदार हैं जो थर्ड जेंडर शीर्षक से कविता में लिखते हैं कि उन्होंने उलाहना दिया है सीधे कि जिसने स्त्रियों को जन्म दिया, जिसने पुरुषों को जन्म दिया, उसी ने तो किन्नरों को भी जन्म दिया है। उसने ही थर्ड जेंडर को भी इस योनि में लाया है, इस उसने रखा है। तो इसलिए उनके साथ भेदभाव क्यों होता है? जो स्त्री और पुरुष के साथ जैसा बर्ताव होता है वही बर्ताव हमें इनके साथ भी करना चाहिए। और इन्हें एक विचित्र प्राणी के रूप में हमें देखने की जरूरत नहीं है। और इस तरह का जो है विडंबना, उससे हमें मुक्त होना है। उस चीजों को हमें पीछे छोड़ करके आज इनकी स्थिति पर जो है कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत है, कुछ वैचारिक विमर्श, कुछ साहित्यिक विमर्श करने की जरूरत है। इसी सिलसिले में थर्ड जेंडर का जो एक साहित्यिक विमर्श है वह एक बहुत व्यापक रूप में हमारे सामने मौजूद है। इनका अस्तित्व है वो हमारे समाज में अनंत काल से ही रहा है। अनंत काल से किन्नरों की चर्चा पर चर्चा चली आ रही है। इनकी जो परिस्थितियां हैं उसके लिए जो इनका आश्रय स्थल है, मैंने देखा है यहाँ मुंबई में बेबस किन्नरों को आज एक बीच में रोक करके एक बता रहा हूँ आके कि मतलब अगर हम देखते हैं, जैसे हम लोकल ट्रेन की यहाँ यात्रा करते हैं तो आए दिन वो भीख मांगते नजर आते हैं, लोगों से तालियां बजा बजा करके और पैसे वसूलना, ये करना। तो वो उनकी विडंबना। आज कोरोना, सोचिए आज कोरोना जैसी महामारी में जहां लोकल ट्रेनें बंद हैं, जहां सारे संसाधन बंद हैं, उनकी क्या दशा होगी, क्या स्थिति होगी, इस पर भी कभी विचार अगर किया जाए तो अच्छा रहेगा। एक तो किन्नर समुदाय का जो सामाजिक बहिष्कार है वह एक ऐसा पद है जो किन्नर समुदाय के शोषण को भी दर्शाता है। वो कितने शोषित हैं, कितने पीड़ित और प्रताड़ित हैं, उनकी स्थितियों को भी वह हमारे सामने लाता है। किन्नर समुदाय को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। उन्हें हमेशा इन सब स्थितियों से दूर रखा जाता है।
उन्हें शामिल ही नहीं किया जाता है कि वो कुछ कह सकें, अपनी बात हमारे सामने रख सकें और हमें कुछ बता सकें। सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बहिष्कार से हमारा तात्पर्य है परिवार या समाज से लेकर के है। इनका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो हिंसा से सुरक्षा का अभाव है तथा शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारियां हैं वो इन्हें बहुत कम मिल पाती हैं। आज शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जो अभाव है उनके जीवन में, वह उन्हें कहीं न कहीं यौन दुष्कर्म की ओर भी प्रेरित करता है। वो इस तरह के दुराचार और व्यभिचार पर उतर आते हैं और अश्लीलता वाला उनका जो गुण आ जाता है वो नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, उन्हें शिक्षित नहीं होने देते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो ये चीजें हैं। कुछ तो इस बारे में उनका कहना है कि शिक्षित न होने के कारण ही उन्हें नौकरियों में भी कोई अवसर नहीं मिलता। अब तो खैर जब से ये 15 अप्रैल 2014 का उच्च न्यायालय का आदेश आया तब से बहुत सारे किन्नरों को नौकरियों में लाभ मिला है, सरकारी नौकरियों में भी। अभी हाल ही में मैंने एक रचना पढ़ी, वो है मानवी बंदोपाध्याय करके, उनकी आत्मकथा आई है, हिंदी में ही है, उसका अनुवाद भी हुआ है, वो पश्चिम बंगाल से हैं। नाम उसका है, शीर्षक बड़ा बढ़िया है, पुरुष तन में फंसा मेरा नारी मन। पुरुष तन में फंसा मेरा नारी मन। और उसको आप पढ़िए और कैसे कैसे संकटों से सामना करके, किन किन स्थितियों से गुजर करके वो आज प्राचार्य के, एक महिला डिग्री कॉलेज में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं और बहुत बढ़िया से अपनी कक्षाएं ले रही हैं, पढ़ा रही हैं। उनके बारे में उस आत्मकथा में बहुत बढ़िया से लिखा गया है। और एक और है इनका, लैंगिक भिन्नता के कारण ये अपनी बहुत सारी चीजें खो देते हैं, जैसे इन्हें आधार कार्ड से लेकर के और निवास प्रमाण पत्र या बैंक में खाते आज इनके नहीं है, उस स्थिति का भी संकट का सामना उन्हें करना पड़ता है। भाषाई आधार पर भी उनका उत्पीड़न होता है, भाषाओं को लेकर के भी एक तरह से उनका शोषण किया जाता है। और एक देखा जाए तो संपूर्ण देश में इनकी चर्चा होती है, पूरे समाज में, देश में इनको देखा जाता है। एक स्वतंत्रता की बात की जाती है, अधिकार की वकालत की जाती है, बावजूद इसके इनके लिंग के आधार पर इनको समान अधिकार आज भी प्राप्त नहीं हुआ है। एक तो बात ये हो गई, मैंने एक किन्नरों का पक्ष रखा कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या पीड़ाएं हैं। दूसरा पहलू यह है, किन्नर पर आधारित उपन्यास तो बहुत सारे लिखे गए हैं, जिसका अध्ययन भी मैंने किया है और बहुत गहराई से उसका अध्ययन किया है। चाहे वो नीरजा माधव का लिखा गया पहला उपन्यास जो 2002 में आता है, यमदीप, उसके बाद मनोज रूपड़ा का ही एक उपन्यास आता है, कुछ शीर्षक है उसका। फिर आते हैं किन्नर कथा लेकर के महेंद्र भीष्म जी, और बहुत बढ़िया उपन्यास उनका है। किन्नर कथा को आप पढ़िए तो लगेगा कि हाँ, इनके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी पीड़ा है, कितना इन्होंने भोगा है, झेला है, सहा है, जिसे हम तो आज सैलरी वाले हैं, सैलरी ले रहे हैं, सब लोग उसका एंजॉय कर रहे हैं। इन्हें कौन सी सैलरी मिल रही होगी, ये कौन सी इनका आय का स्रोत क्या होगा, इन सारी चीजों को उसमें दिखाया है। उन्हीं का एक उपन्यास और है जो 2016 में आता है, मैं पायल। किन्नरों की एक गुरु है पायल को ही केंद्रित करके वो उपन्यास लिखा गया है। और इसके अलावा जो अगला उपन्यास आता है वो इनका है, जो हमारे यहाँ बहुत चर्चित लेखिका रही है स्त्री विमर्श की, चित्रा मुदगल जी। उनका उपन्यास है पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा, यही मुंबई के ही किन्नर पर उन्होंने पूरा अध्ययन करके, मतलब इतना गहरा अध्ययन उन्होंने किया है, उसे पूरा निचोड़ करके उसको उतार दिया है उपन्यास में, कहीं कुछ छोड़ा ही नहीं है। और इस उपन्यास को भी पूरी गहराई के साथ उन्होंने रचा है, लिखा है। और इसके अलावा एक और उपन्यास है, तीसरी ताली, प्रदीप सौरभ का उपन्यास आता है, इससे पहले ही आता है जो इनका उपन्यास है, इसके जो चित्रा मुदगल जी से पहले ही वो उपन्यास आ जाता है। तीसरी ताली में भी किन्नरों की बहुत हृदय विदारक स्थितियों का चित्रण प्रदीप सौरभ जी ने बड़े मार्मिक ढंग से किया है। उसके बाद सुभाष अखिल का दरमियाना उपन्यास आता है, वो भी बहुत बढ़िया है। अभी हाल फिलहाल अगर पढ़ने के लिए देखा जाए तो भगवंत अनमोल एक नए रचनाकार के रूप में उभर कर आए हैं, उनका उपन्यास आया है जिंदगी 50-50। जिंदगी 50-50 को आप पढ़िए तो वाकई लगता है कि सच में उनकी जिंदगी 50-50 है। उन्होंने अपने, देखिए लेखक कभी कभी कुछ होते हैं जो छुपा देते हैं अपने जीवन की सच्चाई को, उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई को दिखाया है उस उपन्यास में। अपने भाई की पीड़ा को उन्होंने देखा है, जो एक किन्नर के रूप में उनके घर में जन्म लेता है, उसकी त्रासदी को उन्होंने झेला है।
आगे चल उनके पिता उसको मारने के लिए चूहे का पॉइजन देने की कोशिश करते हैं। इसका भी चित्रण उसमें उन्होंने किया है। बाद में जब भगवंत अनमोल को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, वो भी एक किन्नर के रूप में ही जन्म लेता है, उनका बेटा भी। तो भाई और बेटे दोनों की त्रासदी को, दोनों की पीड़ा को, दोनों के दंश को उन्होंने झेला, भोगा, और उसे किस तरह से बेबाकी के साथ लिखा है, उसका भी बड़ा बढ़िया चित्रण उसमें किया गया है। एक उपन्यास अभी मैं जो नीरजा माधव का कह रहा था, इस उपन्यास में दो घटनाएं हैं। एक स्त्री विमर्श को लेकर के घटना चलती है, और यह घटना स्त्री विमर्श में दो पात्र हैं, एक मानवी करके हैं और एक डॉक्टर आनंद कुमार हैं, और दो और पात्र जो किन्नर से संबंधित हैं वो हैं नाज बीबी और सोना। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि मानवी जो है स्त्री विमर्श की एक तरह से पैरोकार है। वो मानवी गांव की स्थितियों से निकलकर शहर में आकर के शिक्षा ग्रहण करती है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में व्याप्त तमाम सरांधों से वह टकराती हुई बार बार वह अपने आप को बचाती है, और वंचितों के प्रत्येक उसके मुद्दे पर काम करने के लिए लालायित रहती है। वहीं जो नाज बीबी एक पात्र है, उसका नंदरानी के रूप में उसका उल्लेख हुआ है, नंदरानी उसको बुलाते हैं लोग। समाज की दृष्टि से किन्नर होने के कारण उसे उपेक्षित कर दिया जाता है। उपन्यास में वह अपनी संपूर्ण गरिमा और औदात्य के साथ मौजूद है, जिसका उल्लेख लेखिका ने भी किया है। जहां तथाकथित मनुष्यों की संवेदनाएं पसीजती तक नहीं है, ऐसी स्थिति में नंदरानी एक पगली गर्भवती महिला की प्रसव पीड़ा करवाती है, और उसकी प्रसव पीड़ा के बाद वह उसकी बच्ची जो जन्म लेती है, प्रसव पीड़ा के बाद वो पगली तो मर जाती है। तब ये होता है कि इसका पालन पोषण कैसे होगा। उनकी स्थितियों का भी वो जिक्र करती है कि मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी वहां आस-पास पड़ोस के लोगों से। वो कहती है कि इस बच्ची को अपना लो, कोई बच्ची किसने, इसका क्या दोष है, इसने अगर जन्म लिया है पगली के गर्भ से तो उसे अपनाने की जरूरत है। लेकिन कोई अपनाता नहीं। वह अपने डेरे पर ले जाती है, उसका पालन पोषण करती है, और उसे अपनी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उससे बहुत दूर रखती है, बचा कर रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर समाया रहता है कि आज तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके सामने उसकी भी सच्चाई आएगी और मेरी भी सच्चाई आएगी। तो फिर हम किन स्थितियों का सामना करेंगे, उसे हम क्या जवाब देंगे, उसका भी उल्लेख लेखिका ने किया है। इसी उपन्यास में लेखिका ने एक किन्नरों के गुरु हैं महताब गुरु, उनके माध्यम से उन्होंने समुदाय के विषय में, किन्नर समुदाय के विषय में, समाज में बहुत से भ्रमों और अंधविश्वासों की सत्यता को उजागर किया है। लेखिका मानवी और डीएम आनंद कुमार के माध्यम से जो बताया मैंने कि स्त्री पात्र हैं वो बहुत बढ़िया है, बड़ी सशक्त पात्र के रूप में आई हैं उसमें। दोनों पात्रों का, जैसे किन्नर पात्र नाज बीबी को आप ले लीजिए या मानवी को ले लीजिए, स्त्री पात्र जो है, दोनों के विचार तंतु, वैचारिक तंतु एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं कि दोनों आपस में ही काफी चीजों की समस्याओं का हल का निवारण कर लेती हैं, निराकरण कर लेती हैं, और बड़ी निर्भीकता के साथ और उनकी संवेदनशीलता स्त्रियों के साथ है, चाहे वो किन्नर की हो या स्त्री की हो, दोनों एक दूसरे को समझती हैं। इस उपन्यास के अंत में यह दिखलाया गया है कि एक स्त्री जो है वो मानवी है, पुरुष आनंद है, और तृतीय जेंडर के रूप में वही नाज बीबी के संयोग से एक सुंदर समाज का स्वप्न जो है बड़ा ही अभिनंदनीय रहा है। रचना यहाँ पर लेखिका ने बताया है। फिर हम आते हैं किन्नर कथा पर। बस 10 मिनट और लूंगा, 5 मिनट समय है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बस 10 मिनट समय और, आराम से बोलिए, 10 मिनट बोलिए सर। हाँ हाँ ठीक है। फिर आगे अगला उपन्यास सर वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद चंदन। हम जेएनयू में सेमिनार में शामिल हो चुके हैं। बहुत सही, तब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, फिर झेल ले जाओगे मुझे भी। हाँ, हिंदी कथा साहित्य में देखा जाए तो विधा की दृष्टि से उपन्यास का क्षेत्र जो है वो बड़ा ही समृद्ध रहा है। वहां जिसमें मानवीय जीवन से जुड़े हुए तमाम मुद्दे जो हैं या इस तरह की जीवन से संबंध तमाम स्थितियां हैं, वो उसके कोनों अतरों में झांकने की पुरजोर कोशिश हुई है, बड़े बेजोड़ ढंग से कोशिश की गई है। किंतु जब बात आती है किन्नर अध्ययन की या किन्नर साहित्य की, तो इस समुदाय को इतना उपेक्षित दिखाया गया है कि उसके लिए अंगुलियों पर ही कुछ गिनने के लिए कुछ रचनाएं मिली हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। महेंद्र भीष्म जो लेखक हैं किन्नर कथा के, वो स्वयं एक सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक व्यवस्था के रूप में उन्होंने अपना
वो बनाया हुआ है। इन्होंने बुंदेला के इतिहास को लेकर के एक समृद्ध रियासत को इस किन्नर कथा की कथा भूमि को प्रस्तुत किया है। और उसके जो पात्र हैं, बड़े बेजोड़ पात्र हैं, उसमें एक जगत सिंह हैं। उन्हीं के यहाँ 2 किन्नर 2 बेटियां पैदा होती हैं, जिसमें एक रूपा है और एक सोना। एकदम होरी गोदान के पात्रों की तरह रूपा और सोना वही। लेकिन यहाँ सोना जो है वो किन्नर के रूप में है। इस चीज का पता जगत सिंह को बहुत बाद में चलता है और उस सोना को मारने का आदेश अपने मंत्रियों को दे देते हैं कि इन्हें खत्म कर दिया जाए। अगर ये रहेंगे तो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी या उस पर आंच आएगी। लेकिन वो उनके जो मंत्री हैं वो समझदारी का काम करते हैं, उसे बचाते हुए ले जाते हैं और एक दाई को सौंप देते हैं। और वो दाई जो है उन्हें ले जाकर के किन्नरों की गुरु है तारा, तारा को सौंप देते हैं। तारा ही उनका पालन पोषण और बहुत बढ़िया से करती है, देख रेख उनकी करती है, उसे योग्य बनाती है, पढ़ाती लिखाती है, शिक्षित करती है। नृत्य में वो बहुत कुशल नृत्यांगना के रूप में आती है। इस कथा का एक अंश देखिए, उसमें अंश तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ आपको कि जब वो सोना बड़ी हो जाती है और उसकी बहन जो रूपा है उसकी शादी तय होती है और जगत सिंह किन्नरों को आमंत्रित करते हैं उनका नृत्य प्रस्तुत करने के लिए, तो उसमें उस आमंत्रण में वो अपनी बेटी को आमंत्रित करते हैं, लेकिन इस चीज की उनको जानकारी नहीं है कि वो जिंदा है। और जब सोना जब किन्नर के रूप में जाती है उनके घर में, उसकी परवरिश होती है, तो उसका नाम परिवर्तित कर दिया था, चंदा के रूप में वो आ जाती है। तो चंदा जब जगत सिंह के यहाँ अपने घर पर पहुंचती है तो उसके पूरे जहन में बचपन की जो स्मृतियां हैं वो कौंध हो जाती हैं, बहुत अच्छे से घूम जाती हैं, बेचारी परेशान हो जाती है और वो इस कदर परेशान होती है कि बेहोश हो जाती है। बड़ी मारक स्थिति लगती है उसकी कि क्या किया जाए। जगत सिंह भी बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इस सच्चाई का पता चल जाता है जगत सिंह को। इस उपन्यास में महेंद्र भीष्म ने सुखांत के रूप में बस इतना ही दिखाया है कि उनका हृदय परिवर्तन कर दिया है। वो बाद में चंदा को अपना लेते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं। आगे जो किन्नर की गुरु तारा है जिन्होंने उसकी परवरिश की है, उन्हें उनके भतीजे मनीष करके हैं, मनीष को जो है चंदा से प्यार हो जाता है। उसे पता है कि ये किन्नर है, फिर भी वो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। बाद में जब चंदा की ही बहन रूपा की शादी हो जाती है तो उसके सास ससुर विदेश में रहते हैं और चंदा को लेकर के विदेश ले जाते हैं और उसका लिंग परिवर्तन करवाते हैं। कुछ इस तरह से इलाज उसका होता है। इसी तरह से तीसरा उपन्यास जो आता है इनका चित्रा मुदगल जी का पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, यह उपन्यास भी पत्रात्मक शैली में लिखा गया बेजोड़ उपन्यास है और बहुपठनीय है। बहुत से लोगों ने इसका पठन पाठन किया है और इन तीनों उपन्यासों जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ इस पे काफी शोध भी हो रहे हैं और हुए भी हैं। कुछ यमदीप तो बहुत पुराना है इसलिए उस पर बहुत शोध हुए हैं और अभी चित्रा मुदगल जी का और ये महेंद्र भीष्म का किन्नर कथा और मैं पायल, इस पर भी निरंतर शोध हो रहे हैं। इसमें नाला सोपारा में इसकी प्रमुख पात्र बिन्नी है। बिन्नी यही मुंबई के ही बड़े समृद्ध इलाके में उसकी परवरिश होती है, जन्म लेती है तो उसके माता पिता उसका त्याग तुरंत तो नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक अवहेलना और सामाजिक प्रवंचना से बचने के लिए, स्थितियों से बचने के लिए क्या करते हैं कि मुंबई का जो उनका फ्लैट है उसे बेच करके वो निकल जाते हैं नाला सोपारा। नाला सोपारा पहुंचने के बाद वहां से इसको भी निकाल देते हैं, इसको भी कहीं किसी को सौंप देते हैं। जो बिन्नी है, बिन्नी उर्फ बिमली उर्फ विनोद, उसका 3 नाम है। पहले बिन्नी रहता है घर में, इसको एक स्त्री जेंडर के रूप में अपनाया गया था कि एक स्त्री के रूप में है, तो उसे बिमली नाम रखा। जब ये दिल्ली पहुंच जाता है, बिमली दिल्ली पहुंच जाती है तो इसका नामकरण जो है अपना नाम रूपांतरित करके विनोद रख लेती है। तो इसका पूरा संवाद पूरे उपन्यास में आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो पता चलेगा पत्रात्मक पत्राचार के माध्यम से। अपनी गुजराती फैमिली है इनकी, अपनी बात से ये संपर्क करती है, बराबर चिट्ठी पत्री के माध्यम से उसका संवाद होता रहता है। जो भी पीड़ा है, व्यथा कथा है, वो उनसे बड़े अच्छे रूप से कहती रहती है। बा भी बहुत समझदारी के साथ ये करती हैं। फिर एक समय ऐसा भी आता है कि वो अपनी इसको बिमली को अपनाना चाहती हैं, विनोद को अपनाना चाहती हैं। उसके लिए वो एक माफीनामा भी तैयार करती हैं
किंतु उनके माफीनामे के तैयार होते होते बहुत देर हो चुकी होती है और इसका एक हिस्सा ये कि निर्मम राजनीति जो है वो विनोद को लील लेती है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। मुंबई में ही आती है वो अपनी बात से मिलने के लिए, लेकिन उसका मर्डर कर दिया जाता है। और इसके पहले जब उसके माता-पिता जब वो पैदा हुई थी, इन्होंने घर बेच दिया था अपना, बेच करके नाला सोपारा शिफ्ट हो गए थे, तो वहाँ इन्होंने प्रचारित करवा दिया मोहल्ले में कि वो तो पहले ही मर गई है। देखिए, यही दुर्भाग्य उसका कि मृत्यु ही आखिर उसको वर्ण करना पड़ता है, मृत्यु को ही गले लगाना पड़ता है। इस प्रकार से ये तीनों उपन्यासों में चित्रा जी ने इसमें जो नाला सोपारा है, उसमें चित्रा अपने उपन्यास के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति, परिस्थिति और उसकी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती हैं। उनका कहना यह है कि जब जननांग से दोषी बच्चों को परिवार अपना लेता है, तो समाज आखिर क्या करेगा? उसी तरह संविधान यदि उन्हें शिक्षा का अधिकार दे रहा है, तो उसके लिए हमारी शिक्षण संस्थाएं जो है वो कुछ नहीं कर सकती हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। किन्नर वर्ग जो है स्वयं यदि शिक्षा की ओर कदम बढ़ाए, तो उसके जो यौनाचार के अड्डे हैं और वो रोग के प्रतीक ना बनकर उन्हें अपनी विकलांगता पर विजय का प्रतीक बनने का गौरव भी प्राप्त हो सकता है। समाज की कुछ सार्थक इकाई बन करके वो समाज को अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस तरह से आगे पारंपरिक पत्र विधान शैली के बीच-बीच में इसमें कुछ स्मृतियों का भी उल्लेख, स्मृतियों के गलियारे से आवाजाही करते हुए जो बिन्नी है वह अपने जीवन को उस संपूर्ण स्थिति को, त्रासदी को बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त करती है, उसे उठाती है। निष्कर्ष के रूप में हम बस इतना ही कह सकते हैं कि जब हमारे समाज का जो मध्य वर्ग है, जाति के लोग जो हैं वो मात्र आरक्षण के लिए इतनी करोड़ों की संपत्तियां फूंक देते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं, समाज में कदाचार फैलाते हैं और उसी समाज से बचने के लिए किसी किन्नर को सरकारी बस में कभी आग लगाते हम लोग नहीं देखे हैं। वो किसी का तोड़-फोड़ नहीं करते, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। किन्नर किसी समाज को क्या नुकसान पहुंचाएंगे? आज तो अपनी बदहाली पर ही खून के आंसू रोने पर विवश हैं। आज कोई ऐसा संगठन या इस तरह की संस्था नहीं है जो किन्नरों की आवाज बनकर सामने आ सके और उन्हें खुलकर आरक्षण की उनके लिए मांग कर सके, उन्हें रोजगार दिला सके या उन्हें सामाजिक न्याय दिलाते हुए उन्हें सरकारी पदों पर नियुक्तियां दिला सके। किन्नर समाज आज भी शिक्षा और राजनीति के अधिकारों से वंचित ही रह गया है। आज आवश्यकता यह है कि कोई भी संगठन उसका जो इनकी आवाज बनकर यदि सामने आता है, तो हमारी भारतीय संस्कृति में ही सदियों से महत्वपूर्ण रहे किन्नर को समाज की सुरक्षा के लिहाज से किन्नर समाज खुद को भी अगर चाहे तो उसे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आगे आ सकते हैं या अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। हमारे समाज की सबसे रूढ़ मानसिकता तो यह रही है कि किन्नरों की छवि भी ऐसी बनी है कि माता-पिता यदि किन्नर के रूप में पैदा हुई अपनी संतान को अपनाने से इनकार कर देते हैं, तो दूसरा कोई क्या कर सकता है समाज में। इसलिए जीवन के प्रथम पड़ाव पर ही किन्नरों को ये जो चुनौती का सामना या बहिष्कार करने का, विस्थापन की त्रासदी जो उन्हें झेलनी पड़ती है, वो तो उन्हें बचपन से ही आदत सी पड़ जाती है। और आज हमें किन्नरों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना होगा, उन्हें पूरा हक दिलाते हुए उनका मान सम्मान करना होगा, उन्हें रोजगार दिलाना होगा। किन्नरों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने के साथ आरक्षण का जो मुद्दा उच्च न्यायालय में उठाया गया था, उसका जो एक पक्ष सबसे पॉजिटिव पहलू उसका जो धनात्मक पक्ष उसका ये है कि समाज में जो तमाम नकली किन्नर हैं, उनसे हमें निजात मिल जाएगी। बहुत सारे नकली किन्नर भी अफवाह के रूप में इधर-उधर अपना एक तरह से कमाने का जरिया बना लिया है, उसे उन्हें थोड़ी मुक्ति मिलेगी। साथ ही जो असली किन्नर हैं, जिन्हें प्रकृति का दर्द मिला है, जो अपने परिवार से एक तरह से विस्थापित होकर के अपनी पीड़ा को हृदय में समेटे हुए हैं और समाज में दर-दर भटक रहे हैं, उनके साथ सच्चे मायने में क्या सामाजिक न्याय मिल सकेगा, इसकी आज जरूरत भी है। आर्थिक तंगी और परिवार के साथ भावनात्मक रूप से न जुड़ पाने के कारण भी कहीं न कहीं ये यौन दुष्कर्म की ओर कदम बढ़ा देते हैं। इस कारण भी इन्हें सामाजिक न्याय जो है नहीं मिल पाता है। किन्नरों को जांचने परखने के लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होना पड़ेगा और जो हमारे आंख पर अश्लीलता रूपी चश्मा चढ़ा हुआ है, उसे उतार फेंकना होगा। चाहे आज सामाजिक न्याय जो है वो हर व्यक्ति के लिए
जरूरी हो गया है, चाहे वो किन्नर हो, स्त्री हो, दलित हो, आदिवासी हो या अल्पसंख्यक वर्ग ही क्यों ना हो। अगर उसे सामाजिक न्याय चाहिए तो उसे खुलकर सामने आना होगा, उसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। जिस समाज में न्याय नहीं होगा वह समाज समाज न रहकर एक अराजक तत्वों का झुंड मात्र बनकर रह जाएगा, ऐसा लगता है। वैश्विक परिदृश्य में भी अगर देखा जाए, वैश्विक फलक पर भी अगर देखा जाए तो जो जेंडर समुदाय है वह सामाजिक न्याय और मानवीय अधिकारों को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, नीदरलैंड हो, अर्जेंटीना हो, नेपाल हो। आज देशों में तीसरे जेंडर के रूप में उन्हें मान्यता मिल चुकी है, उन्हें अधिकार मिल चुका है। किंतु भारत में अगर देखा जाए तो इस संदर्भ में अभी काफी अभाव है। इस तरह की स्थितियों को जो है इतना उसे समझने के लिए हमें, उसे किन्नरों को समझने के लिए, उनकी पीड़ा को समझने के लिए हमें खुद सामने आना होगा, उन्हें पढ़ना होगा, उन्हें सुनना होगा, उनकी भावनाओं की कद्र करनी होगी। इस तरह का हमारा जो अगर रोज रवैया बनता है, अगर उनके प्रति हमारी सहानुभूति या हमदर्दी दिखती है तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। दूसरों का नहीं, एक अपना ही उदाहरण दे करके समाप्त करना चाहूंगा। एक उसे विमर्श के रूप में आप लोग मत लीजिएगा, लेकिन मेरी अगर देखें तो जीवन की जो स्थिति है वो किसी त्रासदी से कम नहीं है, लेकिन इससे मैंने त्रासदी बनने नहीं दिया है, इसे मैंने पीड़ा के रूप में नहीं लिया, एक उसके जीवन के रूप में उसे जिया और भोगा है। आज आप लोग ये समझिए, जैसे मैंने किन्नरों के संदर्भ में ये बात कही कि अगर उसे परिवार का सहयोग और सहानुभूति नहीं प्राप्त होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से आप मुझे ले लीजिए, अगर मेरे परिवार में इतने जागरूक लोग नहीं होते, इस तरह की बातें नहीं करते, उतना पढ़ा लिखा या समृद्ध परिवार, चाहे आर्थिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, उनकी जो वैचारिक वो है स्थितियां हैं, अगर वो गवाह नहीं बनती हमारे लिए तो आज मैं जहां हूं वहां बिल्कुल नहीं होता, इस स्थिति में नहीं पहुंचता। और इस तरह की स्थितियों को जो है स्थितियों तक पहुंचने में मुझे मेरे परिवार का, मेरी पत्नी का, बच्चों का, मेरे मित्रों का सबसे ज्यादा सहयोग है। जेएनयू के मित्रों का, बाद में भी जो मित्र मेरे साथ जुड़े हैं, उनके सहयोग को मैं बिल्कुल नहीं, कभी नहीं भुला सकता हूं। उन्होंने जो मेरे सुख दुख को जो बांटा है, मेरे साथ जो जिया है, भोगा है, झेला है, थोड़ा बहुत नीलांबुज ने संकेत कर ही दिया था। तो इन सब का मैं बहुत बहुत आभारी हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। लेकिन मैं बस परिचय के संदर्भ में इतना ही बोलूंगा, हर परिचय पहचान नहीं होता, हर परिचय पहचान नहीं होता, हर आशीष वरदान नहीं होता, और जरा समझ बूझ कर सिर झुका साधक हर पत्थर भगवान नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।